नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के आज के चौथे अंक में आप सभी का स्वागत है। आज चौथे अंक में हम बहुत ही विशिष्ट लोगों के साथ पुनः हाजिर हुए हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री यतीन जी भाई साहब कर रहे हैं। यतीन जी भाई साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। आईएएस ऑफिसर श्री अभिषेक प्रकाश जी हैं। अभिषेक प्रकाश जी लखनऊ के जिलाधिकारी हैं। आपने दिन रात एक करके लखनऊ की पूरी व्यवस्था को संभाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी हैं। फिजियोलॉजी के प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज में आपका एक अलग नाम है। तो डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे दो विषय हैं। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और इस तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तर्क दिया जा रहा है कि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं शुरू हो पाया है, वैक्सीन अभी नहीं परमिट हो पाई है। 18 वर्ष से कम उम्र और बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो क्या बच्चे प्रभावित होंगे? प्रभावित होंगे तो फिर हमें कैसे अगला स्टेप लेना होगा? हमारे अभिभावकों को इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है, जो कि काफ़ी साइंटिफिक आधार पर मैं कह रहा हूँ, कि तीसरी लहर बहुत कमज़ोर होगी हमारे भारत में अगर आएगी तो। उसके अपने वैज्ञानिक कारण हैं। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि बच्चे अधिक प्रभावित होंगे, तो जो कुछ भी मेडिकल साइंस में अभी तक तथ्यगत चीज़ें हैं, उनके आधार पर मुझे आशंका निर्मूल प्रतीत होती है। परंतु हमारी तैयारियां अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आशंका तो ये भी नहीं थी कि द्वितीय लहर इतनी तेज़ी से सुनामी बनकर आएगी और 15 दिन में सब तहस नहस कर देगी। ये आशंका नहीं थी। तो इसी तरह से हमें तैयारी तो रखनी होगी। परंतु बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ है, इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि तीसरी लहर में वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन ये तो ज़रूर है कि तब तक हमारे और लोग काफ़ी मात्रा में वैक्सीन से आच्छादित हो चुके होंगे। इस आधार पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो लोग उस समय वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, उनमें इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपका जो विजन है कि लहर कमज़ोर होगी, ऐसा ही हम लोगों की संकल्पना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि लहर वास्तव में कमज़ोर हो। अभिषेक जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चों की परिस्थिति, अगर बच्चे संक्रमित हुए और जो दूसरी लहर में युवा ज़्यादा संक्रमित हुए, दोनों में बहुत अंतर होगा और सरकार को और समाज को बहुत अलग तरीके से व्यवस्था करनी पड़ेगी वो 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे के केस में? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज इस फोरम पे आपने मुझे आमंत्रित किया, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, जनपद लखनऊ में अगर आप अनुमति दे तो मैं थोड़े से डेटा आपके समक्ष रखना चाहूँगा, सारे वक्ताओं के लिए भी। यूपी की अगर बात करें तो पहला केस आगरा में आया, फिर लखनऊ में आया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में जनपद लखनऊ प्रदेश की राजधानी भी है। उत्तर भारत में अगर आप देखें तो देश की राजधानी दिल्ली के बाद सबसे बड़ा सेंटर है। लगभग शहर की आबादी हमारे 50 लाख के तकरीबन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला किया है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लखनऊ की प्रति मिलियन टेस्टिंग, जो कि आंकड़ा, जो ग्लोबल आंकड़ा है कि मतलब 1 मिलियन 10 लाख आबादी पे प्रति कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, लखनऊ की प्रति मिलियन टेस्टिंग पूरे देश में टॉप 10 के अंतर्गत है। ट्रैक करते हैं उसको। और ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, लखनऊ में जब पीक पे था तो हमारे पास 75 से अधिक कोविड हॉस्पिटल्स थे, जिसमें हमारे पास कोविड के ही 7200 से ज़्यादा बेड्स थे, जिसमें क्रिटिकल केयर बेड्स जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे वेंटिलेटर्स रहते हैं, जिसमें हमारे HFNCs या बाईपैप हैं। 4141 हमारे पास फिगर था। L3 जिन्हें आप बोलते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई एक चैलेंज था जिसको हम लोगों ने ओवरकम किया। अब आप सो कॉल्ड थर्ड वेव की जो एक परिचर्चा है, जिसके ऊपर कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, साइंटिस्ट ने भी बोला है, तो मैं तो पहले ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हो ही ना ये। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, थिंक ऑफ द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो हमारी प्रशासनिक रूप से और मेडिकल रूप से पूरी तैयारी भी है। डेडिकेटेड पीडियाट्रिक ICU पीकू
हम लोगों ने अपने 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जिसमें हमारे एपेक्स इंस्टीट्यूशंस पीजीआई, केजीएमयू हैं, आरएमएल है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी हम डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करके इनके साथ बैठ करके इनको भी ऑक्सीजन के रूप में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और पूरे जनपद लखनऊ को हमने 26 सेक्टरों में बांटा हुआ है। धन्यवाद अभिषेक प्रकाश जी। जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं वो निश्चिंत हों, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था शुरू कर दी है। अगर बच्चे संक्रमित हुए तो उनके लिए संसाधनों का अभाव नहीं होगा। यतीन जी भाई साहब, आपने समाज में बहुत काम किया, लंबा अनुभव है आपका, बच्चों के क्षेत्र में आप निरंतर काम कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि बड़ों की तरह बच्चों को हैंडल नहीं किया जा सकता? बच्चे ज़बरदस्ती काढ़ा नहीं पिला सकते, हम उनको ज़बरदस्ती उनको हरी सब्जियां नहीं खिला सकते, इम्यूनिटी से लेके और फिजिकल फिटनेस को बढ़ा सकें। बच्चों का अपना एक मनोविज्ञान होता है और ये मनोविज्ञान हर आयु वर्ग का बच्चों में अलग अलग प्रकार से रहता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का भी बड़ा महत्व है। प्रत्येक बच्चे का अपना अपना अलग प्रकार का मन है। माता पिता को उनके मन को समझना, उनकी मानसिकता को समझना और उस अनुरूप ही उनके साथ व्यवहार करना। ये तो स्वाभाविक है कि बच्चे मास्क लगाने में उनको दिक्कत होती है, उनको बार बार हाथ धोने में दिक्कत होती है, दवा खाने में भी उनको दिक्कत होती है। और इसलिए आने वाले समय में बच्चों को तैयार करना और इससे सुरक्षित रखना ये सरल होगा, सहज होगा। केवल आवश्यक ये है कि माता पिता जो जो सावधानियां उसके आवश्यक हैं उन सावधानियों का पालन करें और बच्चों को कराएं। धन्यवाद यतीन जी भाई साहब। जो भी अभिभावक देख रहे हैं वो इस चीज़ के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि बच्चों की चिंता आपको उनके स्वभाव के अनुरूप करनी है। डॉक्टर साहब, एक विषय जो इस परिचर्चा से सामने आ रहा है, जब बड़े संक्रमित हुए तो कोरोना वार्ड में उनको एडमिट कर दिया, उसके बाद कोई मिलने जुलने नहीं जा सकता था वार्ड के अंदर, पूरे सेफ्टी नॉर्म्स थे। बच्चों के साथ कैसे करेंगे वो? बगैर माँ बाप के, बगैर अपनों के कैसे रहेंगे? कैसे उनको आप 15 दिन रोक पाएंगे या 12 दिन रोक पाएंगे? देखिए, मेडिकल सिस्टम में इसकी व्यवस्था पहले से है। नवजात शिशु भी कई परिस्थितियों में माँ से अलग रखे जाते हैं, तो नवजात को रखने में उतनी समस्याएं नहीं हैं क्योंकि वो फीलिंग्स उनके अंदर अभी नहीं हैं। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की मानसिकता अलग है, उनको उसी प्रकार से रखा जाएगा। जो 1 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनको माँ के साथ रखना आवश्यक होगा। उससे बड़े बच्चे निश्चित रूप से रहते हैं, उनके लिए खिलौने और खेलने के इस प्रकार के साधन रहते हैं जिससे उनका मन लगा रहता है। औचक से जो जैसा हो गया सेकेंड वेव में वैसा नहीं होने वाला है, इसके प्रति मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो अभिभावक देख रहे हैं वो निश्चिंत रहें, बच्चों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उनके लिए पहले से व्यवस्था रहती है। अभिषेक प्रकाश जी, एक विषय जो दूसरी लहर में बहुत उभर के आया, मानसिक आघात का। ज़्यादातर लोग जब संक्रमित हुए तो परिवार के लोग दूर हो गए, परिवार वालों ने देखने जाना छोड़ दिया और ऐसी अनेक घटनाएं हुई कि जिसमें मृत्यु हो जाने के बाद उनके क्लेम के लिए भी नहीं आए लोग। तो ये जो भय आया लोगों के अंदर कि अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, उसको भी उन्होंने छोड़ देना उचित समझा। उस भय को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उनको मनोवैज्ञानिक रूप से समझाया जाए कि इतना भयानक नहीं है ये? देखिए, आपने जो बिंदु ये रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और मानिए अगर कोई कोविड संक्रमित हैं तो आप अब पीपी किट आज की तारीख में उपलब्ध है, उसको आप पहने हुए हैं तो आप पूर्णतया प्रोटेक्टेड हैं। कोविड एवं पोस्ट कोविड काउंसलिंग एक टोल फ्री नंबर भी स्टार्ट किया हुआ है और मैं आपकी अनुमति से सभी दर्शकों के सामने वो रखूँगा। अभी एक लैंडलाइन नंबर है 0522 452 3023 452 3023। ये हमारा एक काउंसलिंग सेंटर है जिसमें हमारे पास लखनऊ के बेस्ट 31 साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, काउंसलर्स इसमें हैं। तो इन चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है कि इसका हम 100% 24/7 जरूर पालन करें। धन्यवाद अभिषेक जी। जो अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, भय को अपने मन से हटा दें, प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स इनका उपयोग करें और अगर गंभीर स्थिति में कोई परिवारीजन आ गया है तो भी पीपीई किट पहन के उसके साथ बैठें, उससे बातचीत करें, उसको मन उसका हल्का करें। यतीन जी भाई साहब,
विद्या भारती बहुत बड़ा संगठन है, हमारी पहुंच लगभग 1 करोड़ परिवारों तक रोज़ होती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो अभिभावकों को और ज़्यादा जागरूक करें? तीसरी लहर से सावधान करने का और बच्चों को बचाने का पूरा प्रशिक्षण दें। तो विद्या भारती के लगभग 1.5 लाख शिक्षक हैं, 1 लाख के करीब प्रबंध समितियों से जुड़े हुए समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सम्मानित लोग हैं अपने अपने स्थानों पर, जिनकी समाज के अंदर बात मानी जाती है। ऐसे पूरे तंत्र को, और लगभग बहुत बड़ी मात्रा में अभिभावक हैं, उनको भी हमने कहा है कि एक अभिभावक कम से कम 10 परिवारों को, अपने आसपास वालों को जागृत करे। चिकित्सा क्षेत्र के लोगों का भी जितना भी सहयोग लेना हो देश भर के अंदर, उसका सहयोग लेते हुए पूरी तैयारी, पूरी जागरूकता, पूरा प्रबोधन ये विद्या भारती ने करने का संकल्प किया है। धन्यवाद यतीन जी भाई साहब। जो भी अभिभावक देख रहे हैं इस परिचर्चा को, वो निश्चित रूप से जो भी विद्यालय उनके निकटतम है, आप विद्या भारती के अभिभावक नहीं भी हैं तो भी विद्या भारती का जो भी विद्यालय निकटतम है आप वहां संपर्क कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि अगर आपदा आई भी तो वो हतोत्साहित ना हो। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अभिभावकों को पुनः मैं बताना चाहूँगा कि अगले मंगलवार को पुनः लगभग 3:30 बजे आपको समय सूचित कर दिया जाएगा। हम ऐसे ही विशिष्ट लोगों के साथ बैठेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो उन प्रश्नों को आप इसी चैनल पे भेजते रहिए। जो उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम अगले जो भी वक्ता होंगे उनसे उनके जवाब लेंगे और आपको अपने जवाब भी मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।